गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब हम लोग आज का हमारा चैप्टर है आईटी। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट क्रेडिट। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मेन इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको हम अगर सीधी भाषा में कहें तो टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव फॉर फर्दर मीन्स ऑफ बिजनेस। यानी कि ये ऐसा टैक्सेस है जो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो उन सर्विसेज के ऊपर, उन गुड्स के ऊपर जो आपने खरीदा है, और इस पर्पज़ के लिए वो गुड्स खरीदे हो या सर्विसेज आपने रिसीव किया है, जो बिजनेस को फर्दरनेस मतलब कि वो बिजनेस को चलाने में का यूज होगा, बिजनेस को उससे क्या मिलेगी, रिवेन्यू अर्न होगा। यानी गुड्स खरीदे हैं किस लिए, कल को उसको बेचेंगे और उससे ट्रेड होगा और उससे हमको रिवेन्यू आएगी। हमने किसी सर्विस लिया है उस बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आप जो टैक्स दे रहे हो उसका आपको क्या करना है, टैक्स क्लेम करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इनपुट टैक्स तो वो हो गया कि वो टैक्स हमने पे किया जो हमने परचेज या सेल गुड्स लिया या कैपिटल गुड्स खरीदा है, उस पे जो टैक्स दिया उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। बेनिफिट क्या है, किस लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम्स हैं? इसका पहला आता है, ये हमारे को एलिमिनेट करता है टैक्स ऑन टैक्स। क्या खत्म करता है ये? जिसको हम लोगों ने पढ़ा था कैस्केडिंग आपने किस में पढ़ा था? जब टैक्स की बेनिफिट पढ़ाई थी हमने, क्या पढ़ाया था? तो गवर्नमेंट ने कहा कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे और इससे प्राइस का जो हमारी प्राइस है वो इंक्रीज नहीं करे। नॉट इफेक्टेड टू कस्टमर। इसके लिए ये फायदा करे कि कस्टमर को अगर टैक्स ज़्यादा लगने के कारण रेट ज़्यादा होगा तो परचेज कम करेगा, खरीदेगा कम, तो बिजनेस को सेल भी है और गवर्नमेंट को भी टैक्स रेवेन्यू का इफेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इससे फ़ायदा ये है कि हम इस क्रेडिट स्कीम देंगे तो किसी भी प्रोडक्ट का रेट कम इफेक्ट करेगा, प्राइस चेंज नहीं आएगा ज़्यादा। और जो जीएसटी आपको देना पड़े, गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी विल लायबल ओनली ऑन वैल्यू एडेड। आप अब गवर्नमेंट को जीएसटी जो आप देने जाओगे ओनली उस प्राइस को आपको देना पड़ेगा जितना आपने वैल्यू ऐड किया है, यानी कि प्रॉफिट ऐड किया है। टैक्स कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो ओनली किस के ऊपर जीएसटी जाएगी, जो हम एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर से लेंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट हमको आईटीसी से आएगा। अगर ये इस आईटीसी पहले गवर्नमेंट ने नहीं दी थी, या पहले क्या नहीं था, पहले भी था लेकिन पहले सेम टैक्स में था, एक्साइज को एक्साइज में क्रेडिट मिलती थी, वैट का वैट में क्रेडिट मिलता था, सर्विस टैक्स से सर्विस टैक्स में क्रेडिट मिल जाती थी। तो जीएसटी में अब बोला गया क्योंकि गुड्स और सप्लाई दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो अलग से उसको इफेक्ट नहीं आएगा, कॉस्ट एक ही चार्ज करना है, जीएसटी इनपुट क्लेम करके उसको कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण टैक्स कम लगेगा। तो अब हम आपको बेनिफिट कुछ देना चाह रहे हैं कि प्री जीएसटी अगर कोई इनवॉइस बनाता था, अगर या टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा तो आप कैसे इनवॉइस बनाओगे और उसका क्या प्राइस बनेगा, और टैक्स क्रेडिट जब हम क्लेम करना चाहते हैं जिस इनवॉइस पे जिसमें हमने टैक्सेस दिया है तो उसका हमारे कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आती है, दोनों हम एक कंपेयर कर लेते हैं, फिर आगे चल के इसके नॉर्म्स को समझेंगे कि क्रेडिट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किसको मिलेगी। ठीक है, इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए। टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिसीव्ड फॉर फर्दरनेस ऑफ
बिजनेस, यही एक मेन चीज़ है आईटीसी का। बाकी चीज़ तो छोटे छोटे एलिमेंट है जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, कर लिया नोट सबने? यस सर। मिटा दूँ इसको? पहले हम कंपेयर करने के लिए देखना चाहते हैं, मान लीजिए ये प्री जीएसटी है, या ऐसा कहो, बोल सकते हो विदाउट आईटीसी। जब हम आईटीसी नहीं लेंगे या एलिजिबल नहीं बन पाते थे, जब हमें आईटीसी नहीं मिल पाती थी, तो क्या हुआ। दूसरा, आईटीसी हम क्लेम करते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई पर्सन प्रोडक्ट है, पी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसकी कॉस्ट वो टू कस्टमर रखना चाहता है 100 रुपीज़। कितना लगाना चाहता है? ठीक है, जिसमें उसका प्रॉफिट वगैरह सारा है, क्योंकि अब वो उसको 100 रुपये पे टैक्स देना है। क्या लेना है? टैक्स। तो क्या क्या टैक्स हो लेगा? मैन्युफैक्चरिंग है तो एक्साइज लिया, क्या लिया? मान लेते हैं 16% है। सेल करेगा वो तो वो लेगा बैट। अभी जीएसटी आएगी, तो जीएसटी में भी कुछ डीलर्स पे हम आपको बताएंगे थोड़ा नॉर्म्स में, जिनको क्रेडिट्स नहीं मिलती हैं तो जीएसटी को क्या करते हैं। बट अभी हम लोग प्री जीएसटी की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो अगर वैट लेता, वैट किसको देना पड़ता था? जब गुड्स को वो बेचता है, उसमें तो हम लोग सेल टैक्स कहते थे, तो लोकल में उसको वैट देना होता था। तो वैट में मानिए 12% ही वो देना पड़े। तो 100 रुपये पे वो कैसे इनवॉइस जनरेट करता और कैसे इम्पैक्ट पड़ती, सो आप देखिएगा। तो हम वो जो बेच रहा है उसका कस्टमर जो है वो मानिए सी है। तो अब हम जानना चाहते हैं कि सी को कितने प्राइस में मिलेगा, और उस टैक्स का इम्पैक्ट सी अगर उसी को सोल्ड करेगा डी को, तो डी के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। डी मतलब अपना कस्टमर, तो उसको समझते हैं। तो ये इनवॉइस है। ये हमारा हो गया, मान लो ABC, जीएसटी नंबर वगैरह सारा होगा। प्रोडक्ट हम पी दे रहे हैं, 1 PC मान लीजिए आप, 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपीज़ हमने यहाँ लगाया। ये रेट हो गया, ये अमाउंट, ठीक है जी। इस पर अब ये क्या करेगा? एक्साइज लेना है मुझे, इसने एक्साइज ऐड कर दिया @ 16% और 16 रुपये इसमें जी एक्साइज देगा, ठीक है। तो पहले जो अब उसको वैट लेना है 12%। अब वो जो वैट लेगा वो अपने कॉस्ट के ऊपर लेगा, उसको टैक्स लेना है। ये पर्सन अब वैट लगा लेता था, तो 100 प्लस एक्साइज ऐड करके 116 रुपये के ऊपर 12%। तो आप 116 रुपये का निकालना, 12% कितना होता है? 14 कितना? 13.9 मान लेते हैं 14 रुपीज़। तो ये सर कितने में हुआ टोटल अपना? 130 रुपये आएगा ना, ठीक है। कितने का हुआ कॉस्ट? तो अभी आप देखो, एक्साइज भी लिया कस्टमर से, और हमने क्या लिया? ये भी। तो 130 रुपये में, यानी कि सी जो पे करेगा, सी पे टू अस रुपीज़ कितना देगा वो? 130 रुपये। अब ये बेचना चाहता है, क्या करना चाहता है? सोल्ड टू डी कंपनी। तो डी के लिए जब वो इनवॉइस बनाता था, मैं इस साइड ही आ जाता हूँ। अब ये डी के लिए रख लीजिए,
डी इंटरप्राइजेस। अब ये जो प्रोडक्ट अपना पी है 1PC, ये कॉस्ट अपने में मानता था 116 रुपये। कितना मानता था? 116। अगर मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर वो बैट में रजिस्टर्ड था और बैट का क्रेडिट उसको लेना था तो वो ले सकता था। पहले ITC स्कीम बैट में था, ट्रेड से ट्रेड में, बट एक्साइज का वो क्रेडिट नहीं ले सकता था क्योंकि वो आगे मैन्युफैक्चरर अगर नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसका कॉस्ट माना जाता था 116, प्लस उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया। मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, प्रॉफिट मानो उसने 50 रुपये ऐड कर दिया, तो 166 रुपये में वो किसी को बेचना चाह रहा था अगर, तो वो जो सेल करेगा तब अपना रेट यहाँ पे 166 लिखेगा। कितना लिखेगा? अगर उसे बैट का क्रेडिट नहीं मिलता बाय चांस, तो उसके लिए क्या कॉस्ट होती है? 130 रुपये, और वो 130 पे प्रॉफिट ऐड करके वो सामने वाले को जिसको बेचता वो कितने का बेचता? 180 का। तो मान के चलते हैं कि क्योंकि वो सेलर है तो क्रेडिट बैट का ले चुका होगा, तो हम बैट का नहीं लेके नॉर्मली देख रहे हैं। 166 पे उसने फिर से बैट लगाया। क्या लगाया? 12% ही ले लीजिए। कितना आता है आप बताओ? 20 रुपये जोड़ दिया तो ये कितना रुपये से देना पड़ेगा डी को? 186। तो आप देख सकते हो क्रेडिट इस 16 रुपये का नहीं मिलने के कारण हमारा प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रही है। और टैक्स के ऊपर क्या लग रहा है? तो हमारे जो 2-3 मोड थे कि कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस चेंज हो जाएगी, ज़्यादा देना पड़ेगा कस्टमर को, उस बेनिफिट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट स्कीम्स दिया। क्या दिया? गवर्नमेंट ने यही कहा कि जब आप गुड्स और सर्विसेज जिस चीज़ का बिजनेस करते हो, जिसके ऊपर आपकी GST की लायबिलिटी बनती है, और आप उस सर्विस को लेने के लिए या खरीदने के लिए आपने ऑलरेडी GST दिया है, तो आप उसको क्लेम कर लीजिएगा, जिससे कि हम आपके सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन जो एक्स्ट्रा आप लोगे उसका चार्जेस देना पड़ेगा। कॉस्ट का दोबारा GST देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे कस्टमर को भी फ़ायदा होगा, और दूसरा क्योंकि आपको क्लेम करना है तो आप जेन्युइन परचेज सेल दिखाओगे, तो उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी एक्यूरेट मिलेगा। ठीक है, तो ये मेन फंडामेंटल थी कि ITC क्यों लेते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ITC को ही मैं समझना चाह रहा हूँ। इस प्राइस पे किसी बिल को मैं मानते हैं, अब इस पे आते हैं, मानते हो साइज में भूल गया, मेरा कॉस्ट 116 रुपये ही है। यहाँ पे जो क्लेम करता मैं बैट क्यों समझ लीजिए GST है। ठीक है, पी प्रोडक्ट है, एक पीस 116 रुपये का था। मैं उसी पारा में 100 पे नहीं जाना चाहता, और या 100 रुपये ही ले लो, कोई बात नहीं, क्लियर करने में आसान है। 100 रुपीज़ ले लिया, इस पर GST लगा के ये मेरे को बेच रहा है ABC, तो वो GST ऐड करेगा, 18% ही ले लेते हैं, 18 रुपये। कितना ऐड किया? उसने मुझे 118 रुपये में बेच दिया, सोल्ड किया ABC ने मेरे को, क्योंकि अब वो एक ही टैक्स ले सकता है, तो उसने मेरे से GST लिया 18 रुपीज़ और 118 रुपये का मुझे टैक्स बिल दे दिया। क्या दे दिया? मैंने डी को सोल्व किया विद GST, मैंने भी इनवॉइस बनाई। प्रोडक्ट पी मेरे लिए 100 रुपये का था, मैंने उस पर 50 रुपये प्रॉफिट ऐड कर दिया, क्योंकि आप व्यापार करते हो बिना प्रॉफिट का कोई भी पर्सन नहीं करेगा, लेकिन प्रॉफिट शो नहीं करते हैं, अपनी कॉस्ट बताते हैं। तो हमने कहा कि हम तो बी को प्रोडक्ट पी जो 1 पीस देंगे वो 150 रुपये का देंगे, लेकिन ये श्योर है कि उसमें टैक्स नहीं है। क्या नहीं है? अपनी प्रॉफिट में है, उसमें मेरे खर्चे हैं। तो हमने 150 में सोल्ड किया, और हमने इसके ऊपर GST फिर 18% लगाया। कितना आता है? 27। कितना प्राइस बनी है? 177। अब आप समझो, गवर्नमेंट इस 150 रुपये में क्या आपने इस 18 रुपीज़ को ऐड किया था? क्या नहीं किया। बट आप देखो यहाँ 100 में 16 रुपये पे जब हमने यहाँ बेचने की बात करी तो मैंने 16 रुपीज़ ऐड कर दी थी ना, तो यही था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा, यहाँ हमने टैक्स को कॉस्ट में ऐड
नहीं किया, एक्स्ट्रा जो लगा। अब देखो क्रेडिट के रूप में क्या होगा, तो आईटीसी कहता है इनपुट टैक्स, क्या कहता है, या इसका यूं कह सकते हो टैक्स पेड ऑन परचेज। और दूसरा आपका मिलेगा आउटपुट टैक्स, यानी कि टैक्स कलेक्ट ऑन सेल या सप्लाई कह सकते हैं। ये दो तरह की लायबिलिटी आपके पास आई दोनों बिल से। ये आपने कलेक्ट किया 27 रुपये अपने कस्टमर से, ये आपने जिससे खरीदा था उसको 18 रुपये जीएसटी के रूप में दिया था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप इसका बेनिफिट आप मेरे से ले सकते हो और फिर जो आपकी नेट लायबिलिटी होगी वो आप पे। तो इस कंडीशन में मेरे पास जब भी एडजस्ट करूँगा तो आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू पेबल या रिफंडेबल बनेगा। पेबल या रिफंडेबल हो सकता है या कैरी फॉरवर्ड कर ले। इस कंडीशन में देखिए आउटपुट टैक्स आपके पास कितने रुपीज हैं, 27। टैक्स आपके पास 18 इनपुट है, तो गवर्नमेंट को कितनी देनी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली मेरा नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरी बात, कस्टमर को कॉस्ट का फायदा हुआ। यहाँ 186 रुपीज़ देनी पड़ रही है उसी कस्टमर को, जबकि वो बैट का अपना एडजस्टमेंट मैंने करने की कोशिश किया और यहाँ पे क्रेडिट भी ले रहा है, तो कस्टमर को यहाँ फायदा हो रहा है ना 15 रुपये का। तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदे हैं और दूसरा इससे गवर्नमेंट क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपको क्लेम करना है दोनों, तो आप इस इनवॉइस को भी शो करोगे, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, तो टैक्स की चोरी कम हो। ठीक है, तो आईटीसी का यूटिलाइजेशन आप लोगों ने समझ लिया। अब आती है बात है कि क्लेम करेंगे तो क्या क्या फॉर्मेलिटी है, नॉर्म्स क्या हैं इसके, और किन किन कंडीशन में हमको आईटीसी नहीं मिलेगी या ले चुके हैं आईटीसी, और किन कंडीशन में वो आईटीसी हमको रिवर्सल करना है, एलिजिबल हम नहीं। इन सारी रूल्स को अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट अवेलेबल हमारे को गवर्नमेंट ने किन किन चीज़ों पे दिया है। तो सबसे पहला दिया गवर्नमेंट ने कि आप जिस चीज़ का ट्रेड कर रहे हो, जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो, अगर मैं कोचिंग चलाता हूँ तो कोचिंग से जो मेरा इनकम आएगा वो फीस, वो मेरे लिए मेरा क्या है, ट्रेडिंग आइटम है। सर्विस तो ट्रेडिंग सर्विस हो गई, वो मेरे लिए व्यापार हो गया। तो फीस मेरे लिए इनकम है, क्या है, इसके ऊपर मेरी लायबिलिटी है कस्टमर से अगर जीएसटी चार्ज करके लेने की, तो वो मेरे लिए जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मैं अपने किसी भी कस्टमर से मैं अगर फीस मांगूंगा, उसको फीस प्लस जीएसटी लूँगा, वो मेरी लायबिलिटी के रूप में जो जीएसटी लिया है तो गवर्नमेंट के देने की मेरी लायबिलिटी बनती है। अब आती है कि उस सर्विस को देने के लिए जो आपको मैं अपने कोचिंग के रूप में दे रहा हूँ, मैंने भी किसी से सर्विसेज कुछ लिया या कोई गुड्स खरीदे जो उस सर्विस को प्रोवाइड करने में देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फर्दरनेस। क्या बोलते हैं? यानी सेम बिजनेस में यूज हो रहा है, उसके बिना मेरा उस बिजनेस को रिवेन्यू मिलने वाला नहीं है। तो 3 चीज़ों पे मिलता है, सर्विस दे रहा हूँ तो सर्विस ही किसी से लिया, या सर्विस को देने के लिए कोई गुड्स लिया, या उसके लिए कोई कैपिटल गुड्स लिया। कैपिटल मतलब जो कि सेक्टर के रूप में मशीनरीज वगैरह। तो गवर्नमेंट कहता है ये तीनों चीज़ें अगर आपके बिजनेस में अप्लाई हो रहा है तो आप क्लेम करोगे। तो यही देखो कि इस पर हमारा जीएसटी दिया कि नहीं दिया। पहले देखेंगे कि हम जो बाव खरीद रहे हैं उस पर जीएसटी दिया तो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर दिया है तो क्रेडिट अवेलेबल है कि नहीं, अगर अवेलेबल है तो क्लेम करेंगे। क्या करेंगे? और कब अवेलेबल नहीं होगी? ऐसे गुड्स खरीदते हो जिस पे आप जीएसटी नहीं दिया, एग्जम्प्टेड सप्लाई खरीदते हो, या आपने जीएसटी तो दिया बट आगे जो सप्लाई दे रहे हो उस पर जीएसटी आपकी लायबिलिटी बनती नहीं है, तब आपके लिए उसकी जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो पहला देखना है कि 3 चीज़ खरीदेंगे, इनपुट गुड्स या कैपिटल गुड्स या सर्विसेज, तो उसका हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नोट अवेलेबल है तो नोट अवेलेबल में आप गवर्नमेंट ने 3 चीज़ें हमारे को मेनली दिया। पहले, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ कि नहीं, मैं रजिस्टर्ड हूँ। पहला कंडीशन चेक करोगे क्रेडिट लेने के लिए कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो।
तो नॉर्मल डीलर यानी कि रेगुलर डीलर के रूप में रजिस्टर्ड हैं या तो रेगुलर कैजुअल वाले को मिल सकता है। इससे पहले मैंने आपको 2 डीलर को बारे में बताया था जिनको क्रेडिट नहीं मिलता है। एक अनरजिस्टर्ड डीलर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और दूसरा कंपोजिट डीलर जो कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं करते, उनको आईटीसी नहीं मिलेगी। बट टैक्स तो दिए होंगे ना, वो उनका भी फर्दर बिजनेस में यूज हुआ, टैक्स भी दिए, बट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं अवेलेबल है? क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर अवेलेबल नहीं है तो एक तो ये देखना रजिस्ट्रेशन के कारण। अब आता है आप रजिस्टर्ड हो, किसके कुछ सर्विसेज पे अब क्रेडिट नहीं है, उसके सेक्शन 17(5) गवर्नमेंट ने दिया है कि अगर आपकी एक्टिविटीज इस 17(5) में आती हैं तो आपको हम बिजनेस में क्रेडिट नहीं देंगे, चाहे आपने उन गुड सर्विसेज पे जीएसटी पे किया है तो भी, टैक्स इनवॉइस है तो भी नहीं मिलेगा। तो क्या है वो 17(5)? तो लिखा मोटर व्हीकल अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो? गुड्स को सब छोड़ के, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को छोड़ के, पैसेंजर के लिए, एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए, डायरेक्टर्स को ले जाने के लिए, तो गवर्नमेंट कहता है उस पे जो जीएसटी अगर आप देंगे तो आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। और कैपेसिटी उस पैसेंजर वाले गुड्स मोटर कार की बोला है कि 10 पैसेंजर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 10 पैसेंजर नहीं, इंक्लूडिंग ड्राइवर, ठीक है? तो ध्यान रखना। हाँ, उसी गाड़ी का अगर इंक्लूडिंग ड्राइवर 10 पैसेंजर से कम भी हैं और पैसेंजर में मैं यूज करता हूँ स्टाफ को लाने ले जाने इन सब में, तो गवर्नमेंट कहता है क्रेडिट आपको हम दे सकते हैं इस्पेक्ट ऑफ 3 कंडीशन जो मैं बताने वाला हूँ। अगर वो गाड़ी यूज उनके पर्पज होती है तो क्रेडिट लेंगे, अगर उस पर्पज में यूज नहीं होगी तो क्रेडिट क्या है वो? सबसे पहले आप वो गाड़ी यूज करते हो अपने कस्टमर को नेविगेट करने के लिए, यानी उनके घर तक कोई सामान पहुंचाते हो या उनको अपनी दुकान तक लाने ले जाने में, उनको सर्विस देने के लिए कोई गाड़ी यूज कर रहे हो, तो वो तो बिजनेस को रनिंग करने में ही हेल्प कर रहा है ना, उसका क्रेडिट मिलेगा। जैसे एक रेस्टोरेंट वाला फ्री होम डिलीवरी देता है, उसके लिए वो कार या वैन खरीद रहा है या कुछ भी चीज़, और फूड पैक करके वो जहाँ से ऑर्डर आता है पहुँचाता है, उसको उस क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है। ठीक है? एक होटल सर्विस वाला अपने होटल में रूम में रहने के लिए किसी को पैसेंजर को ये सर्विस देता है कि मैं आपको एयरपोर्ट से ले आऊँगी, मेरी गाड़ी जाएगा, पिक करेगा, फिर आपको ड्रॉप भी कर देगा, कल को आप दिल्ली जो भी शहर में आप आए हो वहाँ पे घुमाने में भी मेरी गाड़ी आपको हेल्प करेगा, बट मुझे होटल चार्जेस आपको ये देना है, तो वो भी क्रेडिट का पार्ट है। तो नेविगेशन यानी अपने जगहों पे लाना ले जाना पहुंचाने के लिए यूज करो, ट्रेनिंग देने के लिए यूज करो, या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करो, उनका आप क्रेडिट लोगे। और इन तीनों कंडीशन को छोड़ के किसी भी तीसरे पर्पज में अगर गाड़ी यूज होगी तो हम उसका क्लेम नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? इसी तरह गुड्स एंड फूड एंड बेवरेज, आप बिजनेस प्रमोशन पे खर्चा करते हो, एम्प्लॉय को बर्थडे पे खर्चा करते हो, डायरेक्टर के बर्थडे पे आप फूडिंग करते हो, या आउटडोर कैटरिंग करते हो, एनुअल डे मनाते हैं, आउटडोर कैटरिंग वगैरह करते हैं, तो गवर्नमेंट बोला उसका ऊपर आपको क्रेडिट अलाउड नहीं। हाँ, मैं उसी चीज़ का बिजनेस करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट सर्विस करता हूँ, अब फूड की बात हो रही है तो मुझे क्रेडिट अवेलेबल होगा। तो ये ध्यान रखना, फर्दर बिजनेस में वो यूज नहीं हो रहा है ना, उससे रेवेन्यू तो नहीं आ रही है, मैं तो स्टाफ को खाना खिलाया, तो उनका हम क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे। इसी तरह ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक्स के ऊपर हम कोई भी खर्चे करेंगे, उनका क्रेडिट क्लेम नहीं किया जाएगा। क्लब फैसिलिटी किसी को देते हैं अपने एम्प्लॉय को, हेल्थ फिटनेस, जिम का खर्चा, उन सब पे अगर जीएसटी जा रही है तो उसका क्लेम नहीं की जाएगी। क्लियर है? रेंट ए कैब है, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस आप करवाते हो तो नहीं मिलेगा। हाँ, इंश्योरेंस गुड्स का कराते हो, दुकान का कराते हो, जिससे बिजनेस आ रही है, उनका क्रेडिट आप कर सकते। ठीक है? इसी तरह ट्रैवल बेनिफिट, एम्प्लॉय को ट्रैवल घूमने के लिए जब आप देते हो कि भाई साल में एक बार हम आपको ये देंगे, ट्रैवल में जाओ, पैसा कंपनी देगी, तो गवर्नमेंट कह रहा है जितना आपने अलाउ किया वो तो ले सकते हो, लेकिन जितना एक्सटेंड किया 5 दिन की जगह 10 दिन कर दिए, उनका क्रेडिट क्लेम आप नहीं करेंगे। इसी तरह वर्क कॉन्ट्रैक्ट,
और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप अपने ऑफिस में एक रूम से दूसरा रूम तैयार करते हो, एक फ्लोर से सेकंड फ्लोर तैयार करते हो, या इंटीरियर डेकोरेशन करवा लेते हो, इनका कोई क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन रिमूवल प्रॉपर्टीज ऑन अपने लिए, गुड सर्विस रिसीव करते हो नॉन रेसिडेंट ऑफ पर्सन से, फॉरेन से आप कुछ भी मंगाते हो इनका नहीं मिलेगा। और आप कोई भी गुड्स ऐसा खरीदे हो बिजनेस में जिसका आईटीसी अवेलेबल है बट वो पर्सनल यूज कर लेते हो तो भी क्लेम। वही गुड्स किसी को फ्री सैंपल में दे देते हो, गिफ्ट दे देते हो, एडवर्टाइजमेंट में दे देते हो, लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाती है, स्क्रैप हो जाती है, डैमेजेस हो जाती हैं, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। चाहे लॉस में फायर हो जाए कुछ भी, तो उनका क्लेम आप लोग नहीं करेंगे। कहोगे सर कर लिया, जब मैं परचेज किया था तो थोड़ी पता था कि गुड्स चोरी हो जाएगी, मैं उस महीने माइनस कर ली, कोई बात नहीं। जब चोरी हुई उस वक्त आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसी तरह टैक्स पेड शॉर्ट पेमेंट, आप जानबूझ के क्रेडिट कम बनता है या गवर्नमेंट को जो टैक्स आपका क्रेडिट बनता है 10 रुपये, आप जानबूझ के 12 रुपये क्लेम कर लिए हो या शॉर्ट पेमेंट किए हो, उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह दोगे, उसका क्लेम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसी तरह कोई मोटर व्हीकल है, पैसेंजर यूज करता है, उसका रिपेयरिंग कराते हो, मेंटेनेंस कराते हो, उसका भी क्लेम नहीं करेंगे। हाँ, गुड्स पहुंचाने वाला जो गाड़ी है उसका अगर रिपेयरिंग होता है, टायर बदलती है, कुछ भी, उसका क्लेम हम लोग कर लेंगे, उसकी इंश्योरेंस का भी हो जाएगा। तो इस चीज़ों का हम लोग ध्यान देंगे। इसके ऊपर हम लोग कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, तो जीएसटी में आपने ये समझा कि अवेलेबल टैक्स क्या था, यानी कि गुड्स पे, सर्विस पे और कैपिटल गुड्स पे अगर हमने बिजनेस में यूज किया है, टैक्स दिया है, तो हम क्लेम कर सकते हैं अगर वो फर्दर है, उससे रिवेन्यू आ रही है। दूसरा आपने ये समझी कि कब क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, वो पर्पस 17(5) वाला सेक्शन का हमने आपको पढ़ा। अब आप समझो कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या कंडीशन हमें करना है। तो सबसे पहला कंडीशन है पेमेंट पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, यानी कि जिस गुड्स और सर्विस का आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो, जितना टैक्स का क्रेडिट मांगते हो, मैं कहूँ कल को मुझे 18 रुपीज़ का क्रेडिट लेना है 27 से, तो गवर्नमेंट कहता है कि आप 18 का 27 से क्लेम तब करोगे ना, मुझे प्रूफ दो कि 18 रुपीज़ आपने टैक्स के रूप में दिया है। उसका प्रूफ क्या है? ये बिल मेरे पास ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन, इस बिल का जो सप्लायर है कौन, एबीसी, वो इसका रिटर्न भरे। क्या करे? वो रिटर्न नहीं भरेगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराएगा। क्या नहीं जमा कराएगा? तो वो इसका वो पहले तो रिटर्न भरे और इसका टैक्स गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करे। क्या करे? टाइमली, जो भी टाइम लिमिट है। मैं इस बिल का 3 कंडीशन हो गई। पहले बिल लेना, सामने वाला उसका रिटर्न भरेगा और उसका टैक्स जमा कराएगा। जब वो रिटर्न भरता है, क्योंकि उसने सेल किया मेरे को, तो उसको वो जीएसटी R1 में फाइल करेगा। किसमें फाइल करेगा? यानी सप्लाई आउटवर्ड का जो रिपोर्टिंग है तो जीएसटी R1 के थ्रू उनको मंथली टाइम तक अप्लाई करनी है। तो जितने भी वो सेल किया है उसमें 2 तरह के सेल का रिपोर्टिंग वो करेगा, एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस और एक B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस वो है जिनके पास जीएसटी नंबर दोनों है, यानी मैं व्यापारी, मेरे पास जीएसटी नंबर, बेचने वाले के पास भी जीएसटी नंबर, तो दोनों B2B कहलाएंगे। बट मैं जीएसटी नंबर मेरे पास नहीं है, सामने वाला के पास है, तभी तो टैक्स ले रहा है, तो वो B2C मानेगा मेरे को, तो फिर वो कस्टमर हो गया मेरे को, तो फिर मेरे को क्रेडिट मिलेगा ही नहीं क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं। तो वो 1 फाइल करेगा। अब मेरी ड्यूटी क्या बनी? उसने तो फाइल भी कर दिया, बिल भी मुझे ओरिजिनल दे दी, उसका टैक्स भी जमा कर दिया। तो गवर्नमेंट कहता है आप पहले इसको रिकनसाइल करोगे कि ये टू बी आपके पोर्टल पे जो इसने रिटर्न भरी है आ रहा है कि, तो वो मेरा परचेज का रिपोर्ट जो होता है
ऑटो फिल के रूप में वेबसाइट पे 2A में आता है। इसमें आता है जो कि आजकल एलिजिबल 2B में शो करता है। जब आप इसकी टैक्स लायबिलिटी क्लेम करोगे 3B में तो वो आ जाएगा, बट वो वेरीफाई करने के आप इंश्योर हो जाओ कि जो बिल पोजीशन में आपके हैं वो उसका सप्लायर ने अपना रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा कराया कि नहीं। अगर उन्होंने किया तो मैं इस महीने क्लेम करूंगा, और नहीं किया तो मैं क्लेम, बिल होने का मतलब नहीं है क्लेम मिलना, उसका तीनों फॉर्मेलिटी पूरा होना चाहिए। अब आती है फोर्थ फॉर्मेलिटीज मेरी, कि मैं उस कस्टमर को क्रेडिट तो ले लिया, पेमेंट करूं, क्या करूं? तो मैं अपने वेंडर को उस बिल का जिसका मैंने क्लेम किया है, आईटीसी लिया है, 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करूं। कितने दिन के अंदर? तो आप मानो जो भी परचेज का आपने इनपुट ले चुके हो उसका पेमेंट विदिन 180 डेज करना, यानी 6 मंथ में आप अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दें। बाय चांस अगर नहीं किए तो वही होगा, आपको अपनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी 6 मंथ के बीतने के। और जानते हो रिवर्स का मतलब क्या है? अगेन मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और मुझे लायबिलिटी भी देनी पड़ेगी और उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये थी गुड्स की बात और सर्विसेज के ऊपर। इसी तरह हम क्रेडिट ले सकते हैं कैपिटल गुड्स पे, यानी मशीन पे। कैपिटल गुड्स मीन्स ओनली मशीन। अब ये मत सोचना कि उसमें मेरा कैपिटल गुड्स में सर कंप्यूटर भी आता है, अगर ऑफिस में वो यूज नहीं हो रहा है तो नहीं मिलेगा। मोबाइल भी आता है, उसका क्लेम ले लें। ऑफिस फर्दर बिजनेस में यूज नहीं हुआ तो उसका यूज क्रेडिट नहीं लेंगे। तो कैपिटल गुड्स में ज़्यादा मशीनरी आइटम्स लीजिएगा। अगर मैं एक्सपोर्ट कंपनी हूँ और कपड़े सिलाई करके मैं किसी को बेचता हूँ, तो जो मैंने कपड़े सिलने के लिए सिलाई मशीन, आयरन करने के लिए वो जो लिया टूल्स, सिलाई करने का या कैंची वैची, वो सभी आइटम्स मेरे लिए जो ऑफिस टूल्स हैं वो सब औजार क्या कहलाएगा? मशीनरीज। उस पर जो जीएसटी अगर देंगे, हम बेचेंगे तो नहीं ना उसको। सिलाई मशीन तो एक ही बार होगा, सिलाई मशीन में बेच नहीं रहा हूँ, बट उससे क्या तैयार हो रहे हैं वो कपड़े जो मुझे आगे बेचने हैं, वो मशीनरी का मुझे कैपिटल गुड्स क्रेडिट मिलेगा टैक्स का। किसका मिलेगा? तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो तो क्रेडिट आपको 100% मिलेगा। जितना भी टैक्स उस मशीन को खरीदने में दिया उसका क्लेम उसी महीने के अपनी लायबिलिटी से एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे अभी देखो 18 रुपये पूरा माइनस करके मैं 9 रुपये ही दे रहा हूँ ना, तो यहाँ वो लिमिट नहीं है कि कैपिटल गुड्स में 50% ले ले कि 5%। जो आपने दिया ओरिजिनली वो वेरीफाइड है तो आप ले सकते हो। क्लियर है? गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप उस पर डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो यानी टैक्स को कॉस्ट में ऐड कर दिया और हम डेप्रिसिएशन पूरे पे लगा दिए, तो गवर्नमेंट कहता है तब आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? तो लॉ ये कहती है आइदर टैक्स का क्रेडिट ले लो या डेप्रिसिएशन ले, तो किसी एक चीज़ को क्लेम। तो डेप्रिसिएशन मीन्स से, तो मन में आपको कन्फ्यूजन हो कि मान लेते हैं मशीन हमने 10,000 की थी, कितने की थी? इस पे जीएसटी हमने 1800 रुपये दे के 11,800 रुपये की मैंने ली, तो मैं अपनी मशीन की वैल्यू अगर 11,800 रुपये शो करता हूँ तो डेप्रिसिएशन इसी का लगाओगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? 10,000 का भी डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ और टैक्स का भी डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है इस कंडीशन में? आपको इसका क्रेडिट में नहीं देने वाला, यानी कि यहाँ 10% डेप्रिसिएशन 1180 रुपये ले लूँगा, माइनस कर लूँगा। तो गवर्नमेंट कहता है आप क्रेडिट नहीं लोगे। क्या नहीं लोगे? तो क्या आपने टैक्स का डेप्रिसिएशन ले लिया? कहते हैं नहीं, आप कहोगे नहीं मुझे तो लेना है सर, तो कहता है डेप्रिसिएशन मत लीजिए। तब आप क्या करिए? मशीन शो करिए 10,000 से, कितने का? इनपुट टैक्स शो करिए 1,800 रुपये का, तो यहाँ डेप्रिसिएशन 10% इसका बनेगा और ये हमको क्या मिल जाएगी? तो यहाँ डेप्रिसिएशन 1,000 रुपये ही आएगा। तो आपने क्या किया? टैक्स में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो इसलिए जो टैक्स 1,800 रुपये आपने दिया वो अपने जीएसटी में जो भी लायबिलिटी होगी उससे 1,800 रुपीज़ उस मंथ में माइनस। तो वही गवर्नमेंट कहता है कोई एक बेनिफिट मिलेगा, आइदर डेप्रिसिएशन या। क्लियर होगी सबको? आगे के पॉइंट
अब आती है कि कोई टाइम लिमिट है सर कि हम आईटीसी कब तक ले सकते हैं? तो लिमिट है, ऐसा नहीं है कि सालों साल लो। और गवर्नमेंट्स कहा कि आपके पास गुड्स है, उसको बेच नहीं पा रहे हो सकता है तुरंत तो मैं जितना खरीदा हूँ सबका इनपुट क्रेडिट जो बनता है सेम मंथ में यूटिलाइज हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी बच जाती है कुछ क्रेडिट्स तो कहता है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो, बट एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले या 30 सितंबर, एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले या 30 सितंबर तक आप अपने रिमेनिंग क्रेडिट जो आपने अभी तक क्लेम नहीं कर पाए हो वो क्लेम कर सकते हो। इसमें हम बोल सकते हो कि परचेसन ऑफ इनवॉइस के डेट से लेके 12 महीने के अंदर अंदर क्रेडिट हमको क्लेम करना ही करना है। तो एनुअल रिटर्न हमारा फाइल करने का ड्यू डेट लास्ट 31 दिसंबर है या 30 सितंबर, उनमें से जो पहले होगा उस डेट में आप तक क्रेडिट पिछली क्रेडिट जो पिछले मार्च वाला है वो क्लेम कर ले। क्लियर है? ये टाइम लिमिट थी। तो ये सारी बातें समझ गए आप लोग। अब आता है रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट, कब आपको टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है। तो उसमें हमने दिया फेलियर टू पे सप्लायर विद इन 180 डेज। मैंने आपको कहा 6 महीने में आपको सप्लायर को पे करना है और नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि मैं ऑलरेडी क्रेडिट ले चुका हूँ, क्लेम करना है तब तो कोई बात नहीं है, मैं ले चुका हूँ क्लेम, यानी गवर्नमेंट से मैंने 18 माइनस करके 9 रुपये जमा करा चुका हूँ। अब सरकार कह रहा है इस 18 का क्या मैं दूँ या ना दूँ, इसकी ये कंडीशन। पहला, इस बिल का मैंने 180 डेज में पे कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो अब जो 18 रुपये मैंने उस समय माइनस किए थे वो रिवर्स होकर अब मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, वो 18 देना पड़ेगा। प्लस उसमें लग जाएगी इंटरेस्ट, 24% इंटरेस्ट में लगती है अगर रॉन्ग इनपुट क्रेडिट क्लेम करते हो। कितने परसेंट? 24। तो जिस दिन मैंने उनके अप्रैल महीने में क्रेडिट लिया था, आज सितंबर में मैंने 6 महीने हो गए और मैंने पे नहीं किया, तो अक्टूबर तक का मुझे